क्या आप जानते हैं कि एक अकेली चिट्ठी और गोद लेने की प्रथा ने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति की नींव रखी थी? जी हाँ, 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के उस लालच का नतीजा था, जिसने राजाओं से उनके राज्य और किसानों से उनकी रोटी छीन ली थी। आज के वीडियो में हम सिर्फ कुछ ही मिनट में समझेंगे कि आखिर वो कौन-सी नीतियाँ थीं, जिन्होंने मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई को हथियार उठाने पर मजबूर किया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक कारण क्या है? और 57 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इट मीन्स पॉलिटिकल कॉज क्या है? पॉलिटिकल कॉज क्या है? इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से मैं पहले कुछ इसका बैकग्राउंड बता दूं कि राजनीतिक कारण से पहले की कुछ बैकग्राउंड होगा। जैसे कि आप लोग जानिएगा कि 1757 में पहले इसको जरा समझने का प्रयास करें। राजनीतिक कारण से हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि 1757 में, याद रखना, 1757 में से लेकर के 1857 के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत की हर तरह से शोषण किया। भारत के जो शोषण करने का तरीका था इसका बड़ा ही अजब तरह का था। इन्होंने हर तरह से शोषण किया। एक तो पहला राजनीतिक शोषण किया, है ना? अब देखिएगा कि 1757 में प्लासी युद्ध होता है, 1857 में बक्सर युद्ध होता है, उसके बाद भारत पर हावी हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि वो उसका सामाजिक, ठीक है, सामाजिक शोषण करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वो धार्मिक शोषण करता है, भारत में धार्मिक शोषण भी करता है वो, ठीक है। हम फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, सांस्कृतिक शोषण भी करता है वो, हमारे यहाँ की संस्कृति भी समाप्त करने का प्रयास करता है। हमारे सैनिकों को भी बर्बाद करने का काम करता है, ठीक है। और भी हम चीज़ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत में 1757 से लेकर के 1857 के बीच, यानी 1757 से लेकर के 1857 के बीच हमारे यहाँ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो सबको बर्बाद करता है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग हुआ करता था, वो सब खत्म कर दिया। लघु उद्योग था, वो भी खत्म कर दिया। तो इस पर जो है ना देखने का प्रयास करें, ये इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे राजनीतिक कारण की। तो राजनीतिक कारण क्या है, जरा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा जरा सा समझिएगा आप लोग कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार की शासन हुई थी, याद रखना, भारत में जो ब्रिटिश सरकार की शासन हुई थी, ब्रिटिश सरकार की जो रूल हुई थी, वो सबसे पहले रूल की शुरुआत होती है बंगाल से। क्यों होती है? अब देख रहे हैं कि 1770 में प्लासी का युद्ध हो रहा है, तो बंगाल में ही पड़ता है। बक्सर का युद्ध हो रहा है, तो हमारे देखिएगा हमारे बिहार के पश्चिम में बक्सर है, तो इसको देखने का प्रयास करें। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा पहले एक ही। अब हुआ यूं कि इस समय ना दो व्यक्ति ऐसे आए जो भारत में कुछ ऐसा शासन शुरू किया जो भारत के लोगों को हमेशा से शोषण करता रहा। तो दो व्यक्ति का नाम क्या है? एक का नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, याद रखना। एक का नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी। और सेकंड का नाम है लॉर्ड बेलेस्ली। देखिए, हम इसका राजनीतिक कारण बता रहे हैं, और यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है। और मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड डलहौजी थे और लॉर्ड बेलेस्ली थे, वो एक नंबर के दो नंबर थे, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी ने क्या शुरुआत किया? लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसने शुरुआत किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हड़प का सिद्धांत। इसे हिंदी में कहते हैं हड़प का सिद्धांत। हड़प का सिद्धांत, ये क्या है, जरा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। हड़प का सिद्धांत क्या है और ये क्या है भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन, देखिए बीपीएससी क्या पूछ लेता है कि जैसे जब भी कोई एग्जाम होगा बीपीएससी का, चाहे वो सीडीपी की हो, सीडीपीओ का हो, चाहे वो
चाहे वो जनरल हो, एसडीएम वगैरह हो, जो भी हो। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया। ठीक है। या फिर ऐसे कह सकता है इंग्लिश वाले को, हु इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। तो ये कभी कभी हिंदी वाले को टेंशन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। ठीक है ना, कभी कभी हिंदी न लिख करके डायरेक्ट वो ऐसे पूछेगा, ये किस तरह से क्वेश्चन इस बना देगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत, लैप्स की शुरुआत किसने किया, किसने किया। ठीक है। ये नहीं कहेगा कि हड़प्पा सिद्धांत किसने शुरू किया, ये कहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने किया। तो देखिए आपको ये जानना जरूरी है ना, कि कई बार लोग जो है ना जान नहीं पाते हैं, हड़प्पा सिद्धांत याद करते हैं, हिंदी वाले के लिए समस्या हो जाती है कि वो हड़प्पा सिद्धांत याद कर लेते हैं लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को छोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश वाले को डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट करके लिखते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। तो ये क्या है जरा समझिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प्पा सिद्धांत। हड़प्पा सिद्धांत, हड़प्पा का सिद्धांत क्या है, ये जानिएगा आप लोग। हड़प्पा का सिद्धांत क्या है। ठीक। ए से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। चलो। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसकी शुरुआत, इसकी जो इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा बाबूरे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हैं। ठीक है ना। इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इसमें होता क्या था भाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये क्या है कि मान लीजिए कि कोई राजा हो, कोई किंग हो, कोई किंग हो या कोई नवाब हो या कोई निजाम, कोई भी हो जो शासन कर रहा है, उनका कोई अगर अपना पुत्र नहीं है, अपना कोई पुत्र नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इनकी जो संपत्ति होगी वो किसके अधीन में चला जाएगा, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन में चला जाएगा। मतलब ब्रिटिश सरकार की हो जाएगी वो संपत्ति। ये शुरुआत किया था, इसे कहते हैं हड़प्पा सिद्धांत। ठीक है। और कोई भी ये क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई राजा है और वो सोचेगा कि हम पुत्र अडॉप्ट कर लेंगे ताकि हमारा संपत्ति बचा रहे, तो ये संभव नहीं है। ये पहला ही पॉलिसी पास कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई राजा, नवाब या निजाम, चाहे वो प्रिंसेस ही क्यों ना हो, उनका अगर अपना कोई सन नहीं है, अपना कोई पुत्र नहीं है, तो वो गोद लिए हुए बच्चा का वो संपत्ति नहीं होगा, बल्कि वो संपत्ति हो जाएंगे ब्रिटिश सरकार की। ठीक है। कौन दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं फिर आगे क्या कहता है। तो इसके तहत किसको किसको जो है हड़पा गया भाई। तो पहला नंबर पर हम बात करेंगे सतारा की। पहला नंबर पर किसकी बात करेंगे, सतारा की। ठीक। सतारा की। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्या है, सेकंड का नाम है जैतपुर। ठीक है। तीसरा है संबलपुर। फोर है बाघाट। फाइव है उदयपुर। ये सब आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से मिलान के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको हड़पा गया था, हड़प के सिद्धांत के तहत सबसे पहले किसको हड़पने का प्रयास किया गया। ठीक है ना। तो इसको जरा सा याद करने का कोशिश करिएगा। अगर याद ना हो तो इसे बार बार आप देखने का प्रयास जरूर करेंगे।
फिर हम लोग बात करेंगे झांसी, नागपुर, करौली, करौली। 9 की बात करेंगे, अवध। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जरा समझने का प्रयास करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सवाल नेट वाले भी पूछे जाते हैं, यानी नेट, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है ना, वहां भी ये सवाल कर लेते हैं, ये सवाल किया जाता है वहां भी। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सतारा को कब मिलाया गया, 1848 में। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को 1849 में मिलाया जाता है। लेकिन अगर अगर आपको क्रोनोलॉजिकल वे पूछेगा तो सबसे पहले जैतपुर मानिएगा, उसके बाद संबलपुर मानिएगा। बाघाट, बाघाट कब है तो 1850 में। उदयपुर क्या है, 1852 में। झांसी को 1853 में मिलाया गया था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाता है। ठीक है। नागपुर को 1854 में। करौली 1855 में। अच्छा, करौली पर जो है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा था, फिर भी इसको मिलाया था, बाद में फिर वापस कर दिया जाता है। तो एक और है जिसका नाम है अवध, 1856 में। अच्छा, ये सब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जितने भी हैं, ये सब जितने भी हैं, ये सब, इनका कोई अपना पुत्र नहीं होता था, पुत्र नहीं था। इसलिए इसलिए इसको हड़प लिया गया, कोई बात नहीं है। इसके मतलब अपना कोई सन नहीं थे यहाँ पे, इसका कोई अपना सन नहीं था। लेकिन बात यहाँ ये है कि जो अवध है, ठीक है, ये जो अवध है, अवध में ऐसा सिचुएशन नहीं। अवध में सिचुएशन क्या था जरा समझिएगा। करौली पर भी हम चर्चा करेंगे, अवध में क्या सिचुएशन था जरा समझना। अवध नाम का जो इलाका था, यहाँ पे बाइज्जत उसको पुत्र थे, अपना पुत्र थे। वहां के जो शासक थे उनका अपना पुत्र थे। ठीक है। लेकिन ये कहा गया, या उस समय बाजिद अली शाह थे, इनका कहा जाता है कि यहाँ पे ना मिस गवर्नमेंट हो रहा है, मतलब मिस गवर्नमेंट का मतलब ये हो रहा है, मिस गवर्नमेंट। ठीक है ना। मिस गवर्नमेंट का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ कुशासन चल रहा है, मतलब शासन ढंग सही ढंग से नहीं चल रहा है। लोग पूछेंगे कि किस जगह को लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के तरफ मिलाया था, तो वो जगह का नाम क्या है, अवध। ठीक है ना, एरिया का नाम क्या है, अवध। ठीक है, इस आधार पर अवध को मिला लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। अब बात करेंगे करौली की, तो करौली को जरा समझिएगा, करौली का सिचुएशन क्या है, जरा सा ये समझने का प्रयास हम लोग करें। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स यानी निर्देशक मंडल जो है, वो करौली के विलय का इजाजत नहीं दिया था। ठीक है ना। यानी देखिएगा, जो कंपनी को संचालन करता थे, वो करौली को विजय का, सॉरी, करौली को विलय का क्या किए थे, वो मतलब डायरेक्शन नहीं दिया था कि करौली करौली जो है ना उस हड़प के सिद्धांत के तहत नहीं आता है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो थे, एक व्यक्ति नाम लिखिएगा, लॉर्ड कैनिंग, आप लोग नाम सुने होंगे लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इसी समय 1857 की क्रांति में के समय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने क्या किया था, जो बाघाट था, बाघाट और उदयपुर, यह भी इलाका वापस कर दिया कि भाई नहीं, बाघाट भी नहीं और उदयपुर भी नहीं, हम हड़पेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने ये कर दिया था। एक और राजनीतिक कारण में अगर हम बात करेंगे, तो राजनीतिक कारण में क्या है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब एक व्यक्ति है,
इनका पेंशन रोक दिया गया था। इनका जो है ना पेंशन रोक दिया गया था। तो पेंशन जब रोक दिया गया, तब क्या हुआ, ये बौखला गए। ठीक है। इन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये तो हम बात कर रहे थे किसका, हड़प्पा के सिद्धांत का। ये अभी तक जो भी बात की है हम लोग हड़प्पा के सिद्धांत की बात किए। राजनीतिक कारण में हड़प्पा के सिद्धांत की हम बात किए। लेकिन एक और पॉइंट्स है जिसको हम बात करेंगे, जिसका नाम है ब्लेजली। यहाँ देखिएगा, ब्लेजली नाम के व्यक्ति हैं। इन पर जरा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ब्लेजली, तो ब्लेजली ने एक चीज शुरुआत किया था। ब्लेजली ने जो शुरुआत किया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, ब्लेजली ने शुरुआत किया जिसका नाम है सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। अब देखिए, सहायक संधि सिर्फ नाम के लिए सहायक है, काम के लिए सहायक नहीं है। सहायक संधि किसके पक्ष में होगा, निश्चित तौर पर ब्रिटिश सरकार अपने लिए ही किया होगा। तो आइए हम बात करते हैं सहायक संधि। सहायक संधि क्या है, जरा सा चर्चा करेंगे हम लोग इस पर। सहायक संधि क्या है, इसकी शुरुआत हु मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है ना, इसका नाम है लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड ब्लेजली, यानी सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। दूसरा, ये क्या है, यानी जितने भी भारतीय राजा थे, जो भी भारतीय राजा थे, कोई भी भारतीय राजा हो, है ना, कंपानी की सेना को, कंपानी की सेना को, कंपानी की जो सेना होते थे, रखता था, रखना होता था, जिसका खर्चा वो खुद देगा, मतलब राजा ही पे करेगा, यानी कंपनी की सेना को राजा पे करेगा। यानी कंपनी की जो सेना का खर्च होते थे, वो कौन पे करेंगे, वो राजा पे करेंगे। इन कौन राजा, तो भारतीय राजा पे करेंगे। ना सोचिएगा, कितना मतलब बेहतरीन ढंग से मतलब हड़पने का प्रयास किया है। सहायक संधि देखिए भाई, भारतीय राजा के साथ सहायक संधि करते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, कंपनी की सेना को रखना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं। तीसरा, अगला क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि आप किसी के साथ संधियां नहीं करेंगे। यानी भारतीय जो राजा होंगे ना, वो किसी के साथ संधियां नहीं करेंगे, किसके परमिशन, विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन के। यानी अगर अंग्रेज परमिशन देता है, तब भारतीय राजा किसी दूसरे यूरोपियन से मतलब संधियां किससे करेगा भाई, ठीक, यूरोपियन। यूरोपियन, यूरोपियन मतलब कौन, यूरोपियन मतलब जो भी पावर है, यूरोपियन पावर मतलब जैसे मान के चलिए कि उस समय भारत में फ्रांस का भी बोलबाला था, तो फ्रांस के साथ वो संधि नहीं करेगा। अगर करेगा तो पहले पूछना पड़ेगा, किससे पूछेंगे, ब्रिटिश सरकार से पूछेंगे, तब जाकर के फ्रांस से वो संधि करेगा। क्योंकि इसको डर था, यानी अंग्रेज को डर था, ब्रिटिश को डर था कि अगर ये फ्रांस से संधि करेगा तो निश्चित तौर पर हम कमजोर हो जाएंगे। तो ये लागू कर दिया। ठीक है, और सेना तो हमारा होगा, खर्चा तुम्हारा होगा। ठीक है, संधियां भी बिना परमिशन के कर सकते हैं। दूसरा बात, आप युद्ध भी नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना परमिशन से आप कहीं युद्ध भी नहीं कर सकते हैं। बिना परमिशन के, बिना आदेश के, बिना आदेश के किसी से आप युद्ध नहीं कर सकते हो, ऐसा बना दिया गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह समझ में आ रहा होगा। तो ये है सब्सिडियरी अलायंस। तो सवाल ये उठता है कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत, सब्सिडियरी अलायंस के तहत सबसे पहले स्वीकार करने वाला भारतीय राज्य कौन था, तो उसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है उसका, हैदराबाद। ठीक है, कब स्वीकार किया था, 1798 में स्वीकार किया था। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगर समझने में कोई परेशानी हुई है तो बाबू रे, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसे दोबारा देख सके, आप इसे शेयर भी कर सके, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
नए आए हैं वीडियो पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बता दिए, यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं कि हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस, तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। क्या होता था भाई, तो ये बात होते थे, है ना। हैदराबाद कौन स्वीकार किया था सबसे पहले, तो हैदराबाद। यही यही पूछता है सवाल, ज्यादा नहीं पूछता है। सेकंड ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सिद्धांत, देखो इसको व्यापगत के भी सिद्धांत कहते हैं। ये भी एक पे ध्यान दीजिएगा, व्यापगत के सिद्धांत, क्या नाम है इसका, व्यापगत के सिद्धांत। तो व्यापगत के, इसको हम थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। इसे हम लोग व्यापगत के भी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। व्यापगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी कई कई बार पूछ लेता है, बहुत लड़कन को समझ में नहीं आ रहा है। हड़प का सिद्धांत तो पता है, लेकिन व्यापगत का सिद्धांत पता नहीं होता। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो आप समझ में आ गया। तो हड़प के सिद्धांत के तहत ये पूछा जाता है कि सतारा को कब मिलाया गया, जैतपुर को कब मिलाया गया, ठीक है। तो ये सब आप जो है ना, आप बढ़िया से समझ में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको ये पीडीएफ उपलब्ध कर दिया जाएगा।